नमस्कार। सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन पाठन के भाग 39 में आपका स्वागत है। पिछले पठन के अंत में हमने जाना था कि मणिभूषण रतन की सारी संपत्ति का हरण कर लेता है। रतन बहुत यत्न करने पर भी संपत्ति को बचा नहीं पाती है और वे संपत्ति के मोह से विरक्त हो जाती है। उधर कचहरी के मामले का क्या होता है? क्या रमानाथ अपना बयान बदलता है या नहीं? यह जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का अंक गबन भाग 39। ठीक 10 बजे जालपा और देवी दीन कचहरी पहुंच गए। दर्शकों की काफ़ी भीड़ थी। ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी। कितने ही आदमी बरामदों में और सामने के मैदान में खड़े थे। जालपा ऊपर गैलरी में जा बैठी। देवी दीन पास खड़ा हो गया। इजलास पर जज साहब के एक तरफ अहलमत था, दूसरी ओर पुलिस के कई कर्मचारी खड़े थे। सामने कटघरे के बाहर दोनों तरफ के वकील खड़े मुकदमा पेश होने का इंतज़ार कर रहे थे। मुलजिमों की संख्या 15 से कम थी। सब कटघरे के बगल में ज़मीन पर बैठे हुए थे। सभी के हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पैरों में बेड़ियाँ। कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। 2 पंजे लड़ा रहे थे। 2 में किसी विषय पर बहस हो रही थी। सभी प्रसन्न चित्त थे। घबराहट, निराशा या शोक का किसी के चेहरे पर चिन्ह भी न था। 11 बजते बजते अभियोग की पेशी हुई। पहले जाब्ते की कुछ बातें हुई, फिर 2-1 पुलिस की शहादतें हुई। अंत में कोई 3 बजे रमानाथ गवाहों के कटघरे में लाया गया। दर्शकों में सनसनी सी फैल गई। कोई तंबोले की दुकान से पान खाता हुआ भागा, किसी ने समाचार पत्र को मरोड़कर जेब में रखा और सब इजलास के कमरे में जमा हो गए। जालपा भी संभल कर बारजे में खड़ी हो गई। वह चाहती थी कि एक बार रमा की आंखें उठ जाती और वह उसे देख लेता, लेकिन रमा सिर झुकाए खड़ा था, मानो वह इधर उधर देखते डर रहा हो। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कुछ सहमा हुआ, कुछ घबराया हुआ। इस तरह खड़ा था मानो उसे किसी ने बांध रखा है और भागने की कोई राह नहीं है। जालपा का कलेजा धक धक कर रहा था, मानो उसके भाग्य का निर्णय हो रहा हो। रमा का बयान शुरू हुआ। पहला ही वाक्य सुनकर जालपा सिहर उठी। दूसरे वाक्य में उसकी तोरियों पर बल डाल दिए। तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फक कर दिया और चौथा वाक्य सुनते ही वह एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी कुर्सी पर टिक गई। मगर फिर दिल न माना। जंगले पर झुककर फिर उधर कान लगा दिए। वहीं पुलिस की सिखाई हुई शहादत थी, जिसका आशय वे देवी दीन के मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जालपा ने कई बार खांसा कि शायद अब भी रमा की आंखें ऊपर उठ जाए, लेकिन रमा का सिर और भी झुक गया। मालूम नहीं उसने जालपा के खांसने की आवाज़ पहचान ली या आत्मग्लानि का भाव उदय हो गया। उसका स्वर भी कुछ धीमा हो गया। एक महिला ने, जो जालपा के साथ ही बैठी थी, नाक सिकोड़कर कहा, जी चाहता है इस दुष्ट को गोली मार दे। ऐसे ऐसे स्वार्थी भी इस अभागे देश में भरे पड़े हैं, जो नौकरी या थोड़े से धन के लोभ में निरपराधों के गले पर छुरी फेरने से भी नहीं हिचकते। जालपा ने कोई जवाब न दिया। एक दूसरी महिला ने, जो आंखों पर ऐनक लगाए हुए थी, निराशा के भाव से कहा, इस अभागे देश का ईश्वर ही मालिक है। गवर्नर ही तो लाला को कहीं मिली नहीं जाती, अधिक से अधिक कहीं क्लर्क हो जाएंगे। उसी के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मालूम होता है कोई मर भुका नीच आदमी है, पल्ले सिरे का कमीना और छिचोरा। तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुराकर पूछा, आदमी फैशनेबल है,
और पढ़ा लिखा भी मालूम होता है। भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो? ऐनकबाज देवी ने उद्दंडता से कहा, ना काट लूँ, बस नकटा बनाकर छोड़ दूँ। और जानती हो मैं क्या करूँ? नहीं, शायद गोली मार दोगी। ना, गोली न मारूँ, सरे बाजार खड़ा करके 500 जूते लगवाऊँ, चांद गंजी हो जाए, उस पर तुम्हें ज़रा भी दया न आएगी। यही कुछ कम दया है। इसकी पूरी सज़ा तो यह है कि किसी ऊंची पहाड़ी से धकेल दिया जाए। अगर यह महाशय अमेरिका में होते तो जिंदा जला दिए जाते। एक वृद्धा ने इन युवतियों का तिरस्कार करके कहा, क्यों व्यर्थ में मुंह खराब करती हो? वह घृणा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। देखती नहीं हो उसका चेहरा कैसा पीला हो गया है, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। अपनी माँ या बहन को देख ले तो ज़रूर रो पड़े। आदमी दिल का बुरा नहीं है। पुलिस ने धमकाकर उसे सीधा किया है। मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर चीर कर निकल रहा हो। ऐनक वाली महिला ने व्यंग्य किया, जब अपने पाँव में कांटा चुभता है तब आह निकलती है। जालपा अब वहाँ न ठहर सकी। एक एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर फफोले डाले देती थी। ऐसा जी चाहता था कि इसी वक्त उठकर कह दे, यह महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ, और इसी वक्त इसका सबूत दे दे। वह इस आवेश को पूरे बल से दबाए हुए थी। उसका मन अपनी कायरता पर उसे धिक्कार रहा था। क्यों वह इसी वक्त सारा वृतांत नहीं कह सुनाती? पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी, हो जाए, कुछ तो अदालत को ख्याल होगा। कौन जाने इन गरीबों की जान बच जाए। जनता को तो मालूम हो जाएगा कि यह झूठी शहादत है। उसके मुंह से एक बार आवाज़ निकलते निकलते रह गई। परिणाम के भय ने उसकी ज़बान पकड़ ली। आखिर उसने वहाँ से उठकर चले आने में ही कुशल समझी। देवीदीन उसे उतरते देखकर बरामदे में चला आया और दया से सने हुए स्वर में बोला, क्या घर चलती हो बहू जी? जालपा ने आंसुओं के वेग को रोककर कहा, हाँ, अब यहाँ बैठा नहीं जाता। हाथे के बाहर निकलकर देवीदीन ने जालपा को सांत्वना देने के इरादे से कहा, पुलिस ने जिसे एक बार बूटी सुंघा दी, उस पर किसी दूसरी चीज़ का असर नहीं हो सकता। जालपा ने घृणा के भाव से कहा, यह सब कायरों के लिए है। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। सहसा जालपा ने कहा, क्यों दादा, अब और तो कहीं अपील न होगी? कैदियों का यही फैसला हो जाएगा? देवीदीन इस प्रश्न का आशय समझ गया। बोला, नहीं, हाईकोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। जालपा एक वृक्ष की छांव में खड़ी हो गई और बोली, दादा, मेरा जी चाहता है आज जज साहब से मिलकर सारा हाल कह दूं। शुरू से जो कुछ हुआ सब कह सुनाऊं। मैं सबूत दे दूंगी, तब तो मानेंगे। देवीदीन ने आंखें फाड़कर कहा, जज साहब से? जालपा ने उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहा, हाँ। देवीदीन ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बहू जी। हाकिम का वास्ता न जाने चित पड़े या पट। जालपा बोली, क्या पुलिस वालों से यह नहीं कह सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? कह तो सकता है, तो आज मैं उससे मिलूं? मिल तो लेता है। चलो दरियाफ्त करेंगे, लेकिन मामला जोखिम है। क्या जोखिम है बताओ? भैया पर कहीं झूठी गवाही का इल्ज़ाम लगाकर सज़ा कर दे तो कुछ नहीं, जो जैसा करे वैसा भोगे। देवीदीन ने जालपा की इस निर्ममता पर चकित होकर कहा, एक दूसरा खटका है, सबसे बड़ा डर उसी का है। जालपा ने उद्वत भाव से पूछा, वह क्या? देवीदीन, पुलिस वाले बड़े काफर होते हैं। किसी का अपमान कर डालना तो इनकी दिल्लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर यह सब हाल कहेंगे ज़रूर। कमिश्नर सोचेंगे कि यह औरत सारा खेल बिगाड़ रही है, इसी को गिरफ्तार कर लो। जज अंग्रेज़ होता
तो निडर होकर पुलिस की तंबीह करता। हमारे भाई तो ऐसे मुकदमों में चूक करते डरते हैं कि कहीं हमारे ऊपर ही नए बगावत का इल्ज़ाम लग जाए। यही बात है, जज साहब पुलिस कमिश्नर से ज़रूर कह सुनावेंगे। फिर यह तो न होगा कि मुकदमा उठा लिया जाए, यही होगा कि कलई न खुलने पावे। कौन जाने तुम ही को गिरफ्तार कर ले। कभी कभी जब गवाह बदलने लगता है या कलई खोलने पर उतारू हो जाता है तो पुलिस वाले उसके घर वालों को दबाते हैं। इनकी माया अपरंपार है। जालपा सहम उठी। अपनी गिरफ्तारी का उसे भय न था, लेकिन कहीं पुलिस वाले रमा पर अत्याचार न करें, इस भय ने उसे कातर कर दिया। उसे इस समय ऐसी थकन मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल मारकर आई हो। उसका सारा साहस बर्फ के समान पिघल गया। कुछ दूर और आगे चलने के बाद उसने देवी दीन से पूछा, अब तो उनसे मुलाकात न हो सकेगी। देवी दीन ने पूछा, भैया से? हाँ, किसी तरह नहीं। पहरा और कड़ा कर दिया होगा, चाहे उस बंगले को ही छोड़ दिया हो। और अब उनसे मुलाकात हो भी गई तो क्या फ़ायदा। अब किसी तरह अपना बयान नहीं बदल सकते, दरोग हल्फी में फंस जाएंगे। कुछ दूर और चलकर जालपा ने कहा, मैं सोचती हूँ घर चली जाऊँ, यहाँ रहकर अब क्या करूँगी। देवी दीन ने करुणा भरी आंखों से देखकर कहा, नहीं बहू, अभी मैं न जाने दूँगा। तुम्हारे बिना अब हमारा यहाँ पल भर भी जी न लगेगा। बुढ़िया तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। अभी यहाँ रहो, देखो क्या फैसला होता है। भैया को मैं इतने कच्चे दिल का आदमी नहीं समझता था। तुम लोगों की बिरादरी में सभी सरकारी नौकरी पर जान देते हैं। मुझे तो कोई 100 रुपया भी तलब दे तो नौकरी न करूं। अपने रोज़गार की बात ही दूसरी है, इसमें आदमी कभी थकता ही नहीं। नौकरी में जहाँ 5 से 6 घंटे हुए कि देह टूटने लगी, जम्हाइयाँ आने लगी। रास्ते में और कोई बातचीत न हुई। जालपा का मन अपनी हार मानने के लिए तैयार न था। वह परास्त होकर भी दर्शक की भांति यह अभिनय देखने से संतुष्ट न हो सकती थी। वह उस अभिनय में सम्मिलित होने और अपना पार्ट खेलने के लिए विकल हो रही थी। क्या एक बार फिर रमा से मुलाकात न होगी? उसके हृदय में उन जलते हुए शब्दों का एक सागर उमड़ रहा था जो वह उससे कहना चाहती थी। उसे रमा पर जरा भी दया न आती थी, उससे रत्ती भर सहानुभूति न होती थी। वह उससे कहना चाहती थी, तुम्हारा धन और वैभव तुम्हें मुबारक हो। जालपा उसे पैरों से ठुकराती है। तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के स्पर्श से मेरी देह में छाले पड़ जाएंगे। जिसने धन और पद के लिए अपनी आत्मा बेच दी, उसे मैं मनुष्य नहीं समझती। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु भी नहीं, तुम कायर हो, कायर। जालपा का मुखमंडल तेज हो गया, गर्व से उसकी गर्दन तन गई। यह शायद समझते होंगे, जालपा जिस वक्त मुझे झब्बेदार पगड़ी बांधे घोड़े पर सवार देखेगी कि कुली न समाएगी। जालपा इतनी नीच नहीं है। तुम घोड़े पर नहीं, आसमान में उड़ो। मेरी आंखों में हत्यारे हो, पूरे हत्यारे, जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमियों की गर्दन पर छुरी चलाई। मैंने चलते चलते समझाया था, उसका कुछ असर न हुआ। ओह, तुम इतने धन लोलुप हो, इतने लोभी, कोई हरज नहीं। जालपा अपने पालन और रक्षा के लिए तुम्हारी मोहताज नहीं। इन्हीं संतप्त भावनाओं में डूबी हुई जालपा घर पहुंची। इसी के साथ आज का कथन समाप्त होता है। अब बारी है आज के सुविचार की। आज का हमारा सुविचार कुछ इस प्रकार है। द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज़ टू वेक अप। अपने सपनों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है जागो। आज के हमारे कथन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।